अविकेंद्र त्वरण। ये अविकेंद्र त्वरण क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है अविकेंद्र त्वरण। समझाते हैं आपको। वॉशिंग मशीन तो देखा ही होगा सबने, क्या कॉन्सेप्ट होता है वॉशिंग मशीन में। आपने देखा कि जो कपड़ा होता है, आपने कपड़ा उसमें डाला, उसका ड्रायर आपने उस पर कर दिया, स्पिन के लिए, अब वो घूम रहा है, ठीक है। अब वो जैसे जैसे घूमता है तो धीरे धीरे बाद कुछ समय बाद काफ़ी स्पीड पकड़ लेता है। स्पीड के बाद आप देखते हैं कि जब आप ढक्कन खोलते हैं, 10 मिनट 5 मिनट का टाइमर होता है, उसके बाद जब आप ढक्कन खोलते हैं तो वो सारे कपड़े क्या होते हैं, एक दूसरे में लिपट चुके होते हैं। सूख तो जाते हैं बट लिपट भी जाते हैं। क्यों होता है? यही है अविकेंद्र त्वरण, इसी तरह से वर्क करता है। जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वहाँ पर क्या है कि उसकी जो चाल है वो नियत रहती है, लेकिन ये जो वेलोसिटी वेक्टर, जो वेग आप देख रहे हैं, ये उसका हर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेखी में ये 5 मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन कोणीय में इसको रेडियन पर सेकंड बोलेंगे, क्योंकि जो कोण पे घूमता है उसको हम रेडियन में मीज़र करते हैं, ठीक है। तो कोणीय वेग को हम लोग रेडियन पर सेकंड में मीज़र करेंगे। तो अगर ये यहाँ पर घूम रहा है तो इसकी क्या होगी, इसकी चाल तो नियत रहेगी, लेकिन इसका जो वेग है वो लगातार बदलता चला जा रहा है। इसकी वजह से जब ये गति कर रहा है तो इस पर एक त्वरण उत्पन्न होता है, क्योंकि इस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि आपने जब इसको घुमाया तो आपने कुछ फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद जैसे आपने उसको कंकड़ को घुमाया था तो वो गति तो कर रहा है, लेकिन फोर्स लगाने के बाद क्या है कि वो जो है एक त्वरण भी जनरेट करता है। इसी त्वरण को हम लोग बोलते हैं अविकेंद्र त्वरण, ठीक है, अविकेंद्र त्वरण। तो ये त्वरण क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं त्वरण कैसे होगा, क्योंकि बल लग रहा है तो त्वरण भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं, इसको थोड़ा सा नोट करते हैं। जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर, वृत्ताकार मार्ग यानी सर्कुलर पाथ हम लिख सकते हैं इसको, जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर, ठीक है, गति करता है, गति करता है, तब कण की चाल नियत रहती है, नियत रहती है तथा कण का वेग निरंतर बदलता रहता है, निरंतर बदलता रहता है, जिस कारण कण पर एक बल आरोपित हो जाता है, बल आरोपित हो जाता है। बल जो होता है वो उसको केंद्र की ओर लाने का प्रयास करता है। इसीलिए आप देखते हैं कि वो जो कण आपने बांध के घुमाया था, ठीक है, वो गिरता नहीं है, ठीक है, वो गिरेगा नहीं, क्योंकि वो घूम रहा है, एक कोणीय वेग से घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोणीय वेग होता है, यहाँ पर रेखीय वेग भी होता है, इसमें दोनों तरह के वेग होते हैं। तो एक बल आरोपित हो जाता है, उस बल के कारण, उस बल के कारण कण पर एक त्वरण, बल के कारण उस कण पर एक त्वरण लगता है, एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है।
एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, केंद्र की ओर होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बल आरोपित हो जाता है और वही क्या है, वही बल की वजह से उसको हम लोग अभिकेंद्र बल बोलते हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे। इसी बल की वजह से एक त्वरण भी जनरेट होता है, एक्सीलरेशन। उस एक्सीलरेशन को ही हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जिसकी वजह से वो पॉइंट जो है घूमता है, गिरता नहीं है, ठीक है। केंद्र की ओर होती है, जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, बल के कारण त्वरण उत्पन्न जिसकी दिशा केंद्र की ओर से जो इस प्रकार उत्पन्न त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि इसको कैसे इसका व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, अभिकेंद्र त्वरण का तो आपको मालूम है, मैं लैंग्वेज पहले ही लिख चुका हूँ। जब कोई कण एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसमें कुछ कोणीय विस्थापन होता है, और कोणीय विस्थापन माना एक कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है जिसके प्रारंभिक बिंदु A है, प्रारंभिक बिंदु A पर वेग v1 वेक्टर तथा अंतिम बिंदु B पर वेग v2 वेक्टर है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, v2 है, v1 और v2 आप देख रहे हैं, ठीक है। तब इनके त्रिज्य वेक्टरों के द्वारा तय किया गया कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है। कोणीय विस्थापन जो है वो डेल्टा थीटा है। तब डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम पीछे की तरफ लेके जाते हैं, तो इस पॉइंट से आप थोड़ा सा मेजर करिएगा, नीचे वाले को रब कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये v1 वेक्टर है, वेलोसिटी का वेक्टर बिंदु A पर, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, इसको पीछे लेकर के आ रहे हैं, ये हमारा v2 वेक्टर है, इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं, और ये v2 वेक्टर है हमारा, इस तरफ से इधर ला रहे हैं, ठीक है। ये एंगल डेल्टा थीटा है, क्योंकि ये आमने सामने के कोण हैं,
ये v2 वेक्टर। हमने इसी पोजीशन को थोड़ा सा बाहर निकाल के बना दिया जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा v1 वेक्टर है, लेकिन ये निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको -v1 लिखेंगे। और ये जो है इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये जो आप देख रहे हैं इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है। इसको हम डेल्टा v2 वेक्टर -v1 वेक्टर लिखेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, वेक्टर एडिशन तो आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पर जो है ये v1 वेक्टर, ये आप देख रहे हैं बिंदु ए पर, यहाँ से ए पर जो पहले वेग है इसका v1 है, बाद में b पे जाता है तो इसका वेग v2 हो जाता है। ठीक है, इसकी पोजीशन को पीछे लेकर के आ रहे हैं तो ये इस तरह से मिल रहा है। v1 वेक्टर ये माइनस हो गया, ये v2 वेक्टर है। अब डेल्टा थीटा इसका कोणीय विस्थापन है, तब उनके वेग v1 वेक्टर इक्वल टू v2 वेक्टर इक्वल टू v, ये v के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग चेंज तो हो रहे हैं लेकिन सब कुछ जो उनके जो वेग हैं वो क्या होंगे, हमने बताया ना वेलोसिटी तो चेंज हो रही है कि चाल जो है वो नियत रहेगी। ठीक है, तो उसको जो है हम ले लेते हैं कि यहाँ पर जो वेग है वो तो बदल रहा है लेकिन उसकी स्पीड जो है नियत है और वो सब पे बराबर ही आएगी। ठीक है, क्योंकि ये एक समान वृत्तीय गति है। अगर ये एक समान वृत्तीय गति है तो उस पर जो है वो एक समान वेग से ही चल रहा है, इसलिए हम उसको v लिख सकते हैं। अगर ये असमान एक समान जो है असमान अगर वृत्तीय गति होगी तो फिर हम इसको नहीं कर पाएंगे, फिर वो v1 और v2 जो है वो v के बराबर नहीं होगा, क्योंकि उसमें कभी वेग कम होगा, कहीं पर ज़्यादा होगा, कहीं पर वो कण रुक जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है इसको भी हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा v अपॉन v। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी वेक्टर से। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 डाल देंगे, समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से आप देखें डेल्टा थीटा के दोनों मान हैं तो इनको हम बराबर कर देंगे, डेल्टा s और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा v अपॉन v। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा दोनों पक्षों में, क्योंकि ये जो काम हो रहा है ये एक सूक्ष्म समय अंतराल में हो रहा है, डेल्टा t समय अंतराल में हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे दोनों पक्षों में डेल्टा t अति सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा t से भाग करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा s अपॉन डेल्टा t 1 अपॉन r डेल्टा v अपॉन डेल्टा t 1 अपॉन v। यहाँ तक ये हो जाएगा। अब ये देखिए दूरी है और ये क्या है, समय है, तो इसको हम v लिख देंगे, ये इसकी जगह पर v हो जाएगा, वेग हो जाएगा। ये 1 अपॉन r पहले से ही है। ये देखिए वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, आपको मालूम है कि जो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल जो होता है उसको हम लोग त्वरण से जानते हैं। तो ये हमारा होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। यहाँ पर हम इसको लिख देंगे a और ये हो जाएगा 1 अपॉन v। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये आ जाएगा v अपॉन r इक्वल टू a। अब यहाँ से a की जो वैल्यू है, जो अपकेंद्र त्वरण की जो वैल्यू है, इधर करके लिख देता हूँ, a इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, ये आता है इसका a इक्वल टू, अच्छा ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है तो यहाँ पर c भी लिखा रहता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको बता दें, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो है, यानी ये एक अभिकेंद्र त्वरण तो है, साथ ही साथ इसको हम लोग ये रेडियल मोशन भी दे रहा है हमको, यानी ये घूमने के लिए भी ये हेल्पफुल है। तो इसको कहीं कहीं पर AR से भी डिनोट करते हैं, रेडियल से। ठीक है,
अब देखते हैं एक्सीलरेशन भी यहाँ पर दो प्रकार के बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो आएगा A इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जो है अभिकेंद्र त्वरण। अब अभिकेंद्र त्वरण के बाद हम लोग देखते हैं आगे एक चीज़ हम लोग और देख लेते हैं जो कि न्यूमेरिकल में थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगी। अगर ये अभिकेंद्र त्वरण है A इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि दो प्रकार के त्वरण हैं। एक है हमारा रेखीय त्वरण टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है। एक रेखीय त्वरण भी होता है जिसको हम लोग स्पर्श रेखीय त्वरण बोलते हैं, स्पर्श रेखीय त्वरण, ठीक है। स्पर्श रेखीय त्वरण टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इसको हम लोग ए टी से लिखते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है। ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है ए टी, टेंजेंशियल वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है। ये हो गया हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये हमारा आता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इस तरह से जब हम इसको नेट निकालेंगे ए टी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ये हमारा नेट एक्सीलरेशन आएगा, यानी नेट त्वरण तुल्य त्वरण, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दो प्रकार के त्वरण हैं। एक जो है स्पर्श रेखीय त्वरण जो कि इसको रेखीय गति में त्वरण जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से उसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो हमने बताया वॉशिंग मशीन के कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है। अच्छा, वो उसमें अभिकेंद्र बल भी लगता है वॉशिंग मशीन में, आपको बता दूं, जिसकी वजह से ही वो कपड़े उलझ जाते हैं उसमें, ठीक है। वो उस पर एक बल लगता है, सब पे चारों तरफ से बार बार बल लगने की वजह से वो घूमते हैं, और घूमने से वो तेज़ी से बल लगने स्पिन की वजह से वो क्या हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो इसकी जो दिशा होती है वो हमेशा केंद्र की ओर होती है, ठीक है। ये केंद्र की ओर ही होगी, जो भी हमारा वो एक्सेलरेशन वर्क करेगा उसकी जो दिशा है वो केंद्र की ओर होगी। तो इस तरह से ये आता है हमारा। अब ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, क्योंकि ये रेखीय वेग से है रिलेटेड है, तो ये यहाँ पर dv/dt आता है, रेखीय वेग जो होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अगर हम यहाँ पे v की वैल्यू रख देते हैं, सपोज अगर हम यहाँ पर v की वैल्यू रख देते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू जो आया था वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि अभी जो हमने रिलेशनशिप निकाला था रेखीय वेग और कोणीय वेग में, वो हमारा आता है ये v इक्वल टू आर ओमेगा। v की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर ओमेगा स्क्वायर। ये जहाँ पर हमें इस तरह का टर्म्स मिलेगा न्यूमेरिकल में, वहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेंगे। इसमें क्या है, a इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर है हमारा, ठीक है। जहाँ पर आर वृत्त की उस कण के जो वृत्त था उसकी त्रिज्या है, a जो है हमारा एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल, ओमेगा जो है हमारी कोणीय वेग है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब देखिए अगर हम कोणीय आवृत्ति की अगर हम बात करें, तो जो कोणीय आवृत्ति है वो क्या हो जाएगी, ठीक है। तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देखिए इसको कई सिंबल से जो है डिनोट किया जाता है अलग अलग बुक में। इसी फ्रीक्वेंसी को एफ भी लिखते हैं, स्मॉल एफ। कहीं कहीं पर जो साउंड वाले चैप्टर में हम इसको स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और कई जो हमारे जो फोटॉन्स वाला जो चैप्टर होता है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें इसी को हम न्यू से भी डिनोट करते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये तीनों ही सिंबल यूज़ किए जाते हैं फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए, विच इज़ फॉर द न्यू,
ये न्यू है, ठीक है, इसको हम लोग न्यू बोलते हैं। ये एफ है सब फ्रीक्वेंसी। तो ये सारे सिंबल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कोणीय फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई। कोणीय फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड में जितने चक्कर लगे वही उसकी कोणीय आवृत्ति है। तो वो कोणीय आवृत्ति जो है वो कोण की वजह से है, तो वो कोण कितना बनेगा। अगर ये बिंदु ए से ये पूरा घूम करके आता है और यहाँ पर जाता है तो ये पूरा इस तरह का पाथ बनाएगा, यानी ये पूरा कोण बनाएगा। तो वो कोण कितना बनाएगा, 2 पाई, ठीक है। अच्छा, ये एक तरह से क्या है, एक डिस्टेंस है कोणीय आवृत्ति। तो ये जो कोणीय आवृत्ति है इसको अभी हम एफ से लिख रहे हैं। तो ये हो गया आपका टी। टी क्या है, टी जो है यहाँ पर वो आवर्तकाल है। टी जो है यहाँ पर वो है आवर्तकाल, ठीक है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है भाई, एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक चक्कर, कण को पूरा एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा वो उसका क्या होगा, आवर्तकाल बन जाएगा, ठीक है। और एक सेकंड में जितने चक्कर लगाएगा वो उसकी क्या हो जाएगी, आवृत्ति। ये आवृत्ति और आवर्तकाल आप लोग जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आवृत्ति क्या होती है, चक्कर प्रति सेकंड, ठीक है। कितने सेकंड में वो चक्कर लगाएगा तो वो चक्कर प्रति सेकंड को ही बोलते हैं आवृत्ति, चक्कर प्रति सेकंड। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, चक्कर प्रति सेकंड, ये होती है आवृत्ति की डेफिनेशन। तो ये हो गया हमारा टाइम। चक्कर कितना लगा रहा है, 2 पाई, क्योंकि कोण पे घूम रहा है वो, ए से बी तक वो किस पे घूम रहा है, कोण पे घूम रहा है। और कोण कितना बनाएगा, क्योंकि एक सीधी लाइन पे कोण बन रहा है पाई और पूरा कोण फिर से पाई, यानी 2 पाई का कोण बना रहा है। तो 2 पाई का कोण घूमेगा और टाइम कितना है, टी सेकंड में 2 पाई का घूम रहा है, ये कोणीय आवृत्ति हो गई, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा। कोणीय आवृत्ति जो है इसको हम लोग ओमेगा से बोलते हैं, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड है, कोण से घूम रहा है, कोणीय आवृत्ति है, टाइम पीरियड। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई बाई, क्योंकि जो टी होता है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस पे जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो 2 पाई एफ, तो ये हमारा आएगा कोणीय आवृत्ति। ये कोणीय वेग भी है, ये कोणीय आवृत्ति भी है, इसको हम दोनों तरह से बोल सकते हैं। ये दोनों चीज़ों में हम इसको यूज करेंगे। ये हमारा इसके सिंबल्स हो गए, आवृत्ति के सिंबल हैं ये, ठीक है। कोणीय आवृत्ति ये है हमारी, कोणीय आवृत्ति ओमेगा होती है, ठीक है। और ये जो है हमारा, ये आवृत्ति के लिए यूज़ करते हैं, जो कि रेखी में हम लोग यूज़ करते हैं, एन भी लगाते हैं, रेखीय आवृत्ति होती है। और कोणीय को लिए हम लोग ओमेगा यूज़ करते हैं। टी जो है हमारा टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड यानी एक चक्कर लगाने में जितना समय लगे वही उसका आवर्तकाल होता है। तो कण द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय ही उसका क्या है, आवर्तकाल है। दूसरा, 1 सेकंड में जितने चक्कर लगेंगे वो उसकी आवृत्ति है, चक्कर प्रति सेकंड। तो ये आवृत्ति हो गया, ये आवर्तकाल हो गया। अब हम लोग देखते हैं कोणीय त्वरण क्या होता है। तो डेफिनेशंस बहुत छोटी छोटी सी हैं स्टूडेंट्स, आपको क्या है कि थोड़ा सा ध्यान देना है, जो टर्म्स यूज़ हो रहा है उसी से आपको डेफिनेशन बनानी है। अगर आप कभी एग्ज़ाम में भूल भी जाते हैं तो आप उससे बना सकते हैं। देखिए अब हम बता रहे हैं आपको कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण क्या होता है, कोण, ठीक है, एंगुलर, और त्वरण मतलब एक्सीलरेशन, यानी एंगुलर एक्सीलरेशन। बात करते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कोणीय वेग परिवर्तन की दर को ही कोणीय त्वरण कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, तो यहाँ पे ये रेखीय वेग होता है, रेखीय वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो ये जो त्वरण होता है ये हमारा नॉर्मल त्वरण होता है, ठीक है, रेखीय वेग से निकला हुआ त्वरण है। इसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर है कोणीय त्वरण को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। ये हमारा अल्फा है, क्योंकि जब हम कोणीय वेग को डिनोट करते हैं तो कोणीय वेग को हम ओमेगा से दिखाते हैं, लेकिन कोणीय त्वरण को सिंबल अलग थोड़ा सा रखना पड़ेगा हमें इसका, क्योंकि इसका भी सिंबल अगर हम ए रख देंगे
तो ये दोनों सेम हो जाएंगे तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसका सिंबल जो होता है अल्फ़ा होता है, ठीक है। अल्फ़ा जो है हमारा कोणीय त्वरण है, तो इसको लिखते हैं कोणीय वेग परिवर्तन, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। कोणीय वेग क्या है? कोणीय वेग हमारा ओमेगा है, ठीक है। और वेग परिवर्तन इसको हम लोग dv/dt भी लिखते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये dt जब हमने लिखा हुआ है डेल्टा के साथ में, तो डेल्टा के साथ में हम इसको लिमिट के साथ भी लिखते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम उसको डेल्टा t टेंड्स टू 0 लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम डेल्टा t जो होता है बहुत सूक्ष्म समय लेकर के चलते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि जब ये b से c तक जाता है तो उसको जो टाइम लग रहा है वो डेल्टा t लगता है। उस छोटे से टाइम में वो छोटा सा विस्थापन करता है जिसको हम लोग d थीटा लिखते हैं। तो जब अगर हम d थीटा विस्थापन को हम एज्यूम करेंगे तो उस समय जो होगा हम वहाँ पे dt टाइम को भी एज्यूम करेंगे। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो है अल्फ़ा कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। कोणीय वेग परिवर्तन की दर ही क्या है? कोणीय त्वरण है। कोणीय वेग हमारा ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू v = r ओमेगा, एक अभी हमने रिलेशनशिप निकाला था, यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल देंगे तो v/r आ जाएगा। तो dv/, ठीक है। और dt को हम अलग कर लेंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे dv/dr। ओमेगा की जगह लिख देंगे v/r, ठीक है, अपॉन dt, 1/dt। अब हम r को अलग कर लेंगे तो हम लिख देंगे dv और t को इसके साथ लिख लेंगे, ये 1/r हो गया। थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया, आप फिर से समझ लीजिए। ये ओमेगा है, ओमेगा और जो है हमारा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम लोग कोणीय वेग बोलते हैं। इन दोनों में ये रिलेशनशिप है। अब यहाँ से हमने ओमेगा को v/r लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर इसको v/r लिख दिया, r को अलग कर दिया, ठीक है। ये देखिए वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो ये आप क्या हो जाएगा? ये देखिए वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, इसको हम त्वरण लिख सकते हैं। ये a हो जाएगा, ये r हो जाएगा, तो ये अल्फ़ा आ जाएगा। तो अल्फ़ा = a/r। एक ये रिलेशनशिप आ जाता है कोणीय त्वरण में, ठीक है। तो ये जो है कोणीय त्वरण है, ठीक है। कोणीय त्वरण है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो होगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका कोणीय त्वरण। तो ये कुछ दो चार हमने आपको जो डेफिनेशंस बताए हैं इसमें, जैसे हमने आपको बताया कोणीय वेग क्या होता है, रेखीय वेग, कोणीय वेग में संबंध क्या होता है, अपकेंद्र त्वरण क्या होता है, ठीक है, कोणीय त्वरण क्या होता है, ये सारी चीज़ें, कोणीय फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कोणीय आवृत्ति क्या होती है। तो वो कोणीय आवृत्ति और कोणीय वेग दोनों एक ही होता है, ठीक है। इसको हम एक ही सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ये थोड़ा सा दो चार टर्म्स हैं, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, इसको जो है हम एक चीज़ और बोलते हैं, अभी हमने बताया था ये एक एक्सीलरेशन है at। तो कहीं कहीं पर आपको इस तरह से भी लिखा मिलेगा अल्फ़ा = at/r। at/r क्या है? ये एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, यानी ये स्पर्शरेखीय त्वरण है, ठीक है। स्पर्शरेखीय त्वरण जो होता है ये इसकी वजह से होता है, लीनियर यानी रेखीय गति की वजह से। तो स्पर्शरेखीय त्वरण, इसको हम यहाँ पर at भी लिख सकते हैं, जैसे भी हम न्यूमेरिकल्स में इसको यूज़ करेंगे उस तरह से हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू था सर्कुलर मोशन चैप्टर के अंदर। अब इसमें जो है अब हम लोग आगे देखेंगे अपकेंद्र त्वरण क्या होता है, किसी हाइट पर बिंदु को कण को लेके जाते हैं, वहाँ पे उसका टेंशन कितना आता है, ठीक है। अगर वो निम्नतम बिंदु पर है तो वहाँ पे उसका कितना टेंशन आता है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में करेंगे, प्लस इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।